अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुश आमदीद। 35 सवाल, पहले ही सवाल ने होश उड़ा दिए और फिर 48 मिनट पर तवील ये जो गुफ्तगू हुई इमरान खान साहब की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू, वहाँ पर सिर्फ एक सवाल का जवाब देते ही इमरान खान साहब के ना सिर्फ दांतों को पसीना आ गया, बल्कि 48 मिनट तक मुसलसल इमरान खान साहब ने सिर्फ इस एक बात का जवाब देने के लिए इधर उधर की कहानियाँ जमा करने में सर्व किया। और उसके बाद भी बात ना बनी तो 48 मिनट के तवील तरीन खिताब के बाद इमरान खान साहब ये कहते हुए JIT के इजलास से उठकर खड़े हो गए कि फिक्र ना करें जनाब, आपने घबराना नहीं है, इलेक्शंस होने दें, इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शन के अंदर मैंने ही इक़्तिदार में आना है और जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो फिर मैं आप सबको देख लूँगा कि जनाब आप लोग जो है मेरे साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं। लेकिन वो एक सवाल जिसका जवाब इमरान खान साहब को देना था, उस एक सवाल का जवाब इमरान खान साहब नहीं दे सके। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जनाब मैं तो फंस गया, तो बुरे तरीके नाल फंस गया, क्योंकि ये सवाल अपने अंदर ही को हमालिया है और इस हमालिया को सर करना उनके लिए मुमकिन नहीं। तो इसके लिए फौरी तौर पर ज़रूरी है कि कोई ना कोई काउंटर नैरेटिव बनाया जाए। और फिर इमरान खान साहब ने कौम के नाम खिताब उसको करते हुए, धोखा देते हुए एक मरतबा फिर यूट्यूब पर आए और उन्होंने अपने लिए काउंटर नैरेटिव बिल्डिंग का आगाज़ कर दिया। और इस मरतबा भी उन्होंने काउंटर नैरेटिव बिल्डिंग के लिए मेजर जनरल फैसल नसीर साहब DGC ISI का कंधा इस्तेमाल किया और उन्हें एक मरतबा फिर सोशल मीडिया के ऊपर बदनाम करने की मुहिम का आगाज़ किया। और इस सारे सिनेरियो के अंदर वो एक सवाल बुनियादी अहमियत हासिल कर रखता है और आप भी यकीनी तौर पर ये जानना चाहेंगे कि इमरान खान साहब से के लिए वो सवाल जो कोहे गराम बन गया वो क्या था, और इमरान खान साहब ने इस एक सवाल से बाहर निकलने के लिए कितने कितने पापड़ बेले, कौन कौन से जतन किए, लेकिन वो इस एक सवाल के साए से बाहर नहीं निकल सके। JIT की तरफ से इमरान खान साहब से पूछा गया बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन कि जनाब 9 मई थी, 9 मई को आप गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपकी पेशी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्री ब्रांच के अंदर आप बैठे थे, बायोमेट्रिक्स के लिए आप वहाँ पर मौजूद थे, अंगूठे आपने दरख्वास्त पर लगाने थे। लेकिन इसी दौरान जब रेंजर्स वहाँ पर आए और रेंजर्स ने आपको गिरफ़्तार कर लिया और उस गिरफ़्तारी की खबर जैसे ही नेशनल मीडिया पर आती है तो उसके बाद आपके जो कारकुनान हैं वो सड़कों पर निकल आते हैं और कारकुनों का एक पूरा गैंग ना सिर्फ बाहर निकलता है बल्कि वो हंगामे शुरू कर देता है एहतजाज के नाम पर। और इसलिए वो उन तमाम हंगामों की, उस तमाम बगावत की सिचुएशन की जो मुख्तलिफ वीडियोस, फुटेजेस और गवाहान सामने आए हैं, उनकी बातों से सिर्फ एक ही बात का अंदाज़ा होता है कि जनाब जब PTI के कारकुनान ने मुल्क भर में फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए तो वक्त, अहदाफ और तरीक़ाकार एक जैसा क्यों था। ये एक सवाल था बड़ा ही सिंपल कि जनाब लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, मियाँ वाली है, सरगोदा है, इन तमाम मुकामात पर जो एहतजाज था वो एक सेम पैटर्न के ऊपर क्यों था। इन तमाम मुकामात पर जो एहतजाज है वो फ़ौजी तनसीबात के इर्द गिर्द क्यों किया गया। इन तमाम मुकामात पर जो एहतजाज है उसके नतीजे में फ़ौजी तनसीबात पर हमला क्यों किया गया, उन्हें क्यों जलाया गया, उन्हें क्यों नज़र आतिश किया गया। वो क्या वजह थी कि सरगोदा और मियाँ वाली एयर बेस पर हमला करते हुए वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान एयर फोर्सेस के जो तैयारे हैं उनको जलाने की ख़ास तौर पर कोशिश की गई। और फिर ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा मानी रखता है कि शोहदा की यादगारों ने क्या बिगाड़ा था कि उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको इस हद तक नज़रअंदाज किया गया। इमरान खान साहब के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था माँ सिवाय इसके जिसका इजहार उन्होंने यूट्यूब के ऊपर कौम के नाम अपने मुबैना खिताब में किया। इमरान खान साहब ने पहली मरतबा इस बात का एतराफ़ कर लिया कि जनाब ये जो एहतजाज के नाम पर हंगामा था ये इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान ही मुलव्वस थे। इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर ये अल्फाज अदा किए हैं कि जनाब इन सारे मुकामात पर, वहाँ पर होने वाले एहतजाज पर, वहाँ पर जलाओ गिराओ की तमाम के तमाम वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान मुलव्वस हैं। ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब इससे पहले जो एक नैरेटिव बना रहे थे जिसके अंदर वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जनाब हमारा जो एहतजाज है इसके दौरान तो कभी
पत्ता भी नहीं टूटा, कभी कोई गमला भी नहीं टूटा, और इमरान खान साहब 9 मई को होने वाले तमाम तर वाक़यात को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी एक प्लान्ड एक्टिविटी तस्वुर करते थे और उसके लिए इल्ज़ाम आयद करते थे पाकिस्तान के इदारों पर कि जनाब इन लोगों ने मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर ये सारे का सारा ड्रामा स्टेज किया है ताकि मुझे इक़्तिदार से बाहर रखा जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और मुझे नाअहल करार दिया जाए। लेकिन अब इमरान खान साहब ने मास्टर यू टर्न लेते हुए अपने कारकुनान को फौजी अदालतों के रहम करम पर छोड़ते हुए तमाम तर मलबा डाल दिया है अपने ही कारकुनान के ऊपर, ये कहते हुए कि जनाब ये कारकुनान तो मेरे थे। और इसी बात से इमरान खान साहब की माजी में जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी, इमरान खान साहब ने उसके अंदर फिर एक मर्तबा इस बात का सबूत दे दिया है कि इमरान खान का पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमले की ख्वाहिश आज की नहीं है, बल्कि ये ख्वाहिश बहुत ही पुरानी थी। वीडियो बहुत पुरानी है, बल्कि उस दौर की है जब ये मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, बड़े छोटे छोटे फ़ोन्स के ऊपर बहुत ही कम पिक्सल्स के ऊपर रिकॉर्डिंग हुआ करती थी और उसके अंदर इमरान खान साहब ये बात कहते हुए पाए जाते हैं। मेरा ख्याल मुशर्रफ दौर की वो वीडियो है कि अगर 10,000 लोग भी सड़कों पर निकल आएँ तो इन तमाम जो अफसर हैं इनका पेशाब निकल जाएगा। ये अल्फाज इमरान खान साहब ने अदा किए और इसी बात की कंटिन्यूटी हमें देखने को मिली 9 मई को, जब इमरान खान साहब अमली तौर पर सामने आए और अमली तौर पर आकर उन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान की रियासत से बड़े हैं। सवाल सिंपल था, लेकिन इस सवाल का जवाब इमरान खान साहब को भी उतनी ही ग्रेस से देना चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब ने उसके जवाब में मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और उसके साथ साथ उन्होंने एक इंकशाफ भी किया और वो इंकशाफ भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि उस इंकशाफ का ताल्लुक भी जाकर 9 मई के वाक़यात के साथ जुड़ता है। और चूँकि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के वक्त हसाम न्याज़ी साहब जो इमरान खान साहब के भांजे हैं और अभी तक वो लापता हैं, नहीं पता वो किधर हैं, और यह हसाम न्याज़ी साहब वही शख्सियत हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस की रिहाइशगाह के बाहर उनकी पतलून को लटकाया था एक डंडों के ऊपर और ये बताया था कि हमारा जो कोर कमांडर लाहौर है उसकी वेस्ट साइज़ क्या है। इस तरह की ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। अभी तक हसन न्याज़ी साहब का कोई अता पता नहीं है कि वो किधर गए, कहाँ पर हैं वो। और सबसे पहला ट्वीट भी हसन न्याज़ी साहब की तरफ से ही सामने आया था जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान को लिबर्टी चौक पहुँचने की हदायत की थी। और लिबर्टी चौक पर पहुँचने के बाद जब इस काफ़िले को या इन शरपसंदों के टोले को जब हसन न्याज़ी साहब की ही ट्वीट के ऊपर मैं बैंक करूँगा, इन्हिसार करूँगा, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि चलो चलो कैंट चलो, अब हम कोर कमांडर की रिहाइशगाह के बाहर जमा होंगे। तो जिस वक्त ये शरपसंदों का टोला वहाँ से आगे चला था तो सबसे पहले प्लाज़ा जिसको जलाया गया था उसका नाम था अस्करी प्लाज़ा और उस प्लाज़ा के अंदर गाड़ियों का एक शोरूम था, उस शोरूम को भी नज़र आतिश किया गया। इमरान खान साहब ने कल अपने जो बयान है उसके अंदर उन्होंने इस बात का जो है वो इजहार किया कि अस्करी प्लाज़ा को जलाते वक्त वहाँ पर कोई एक ऐसा शख्स मौजूद था जिसने इस पूरे वाक़े की वीडियो बनाई। पूरे वाक़े से मुराद ये है कि कारकुनान पहुँचे लिबर्टी चौक पर, वहाँ पर उनको रोल इन किया गया, उनको लाइन इन किया गया और उसके बाद ये कारवान आगे बढ़ता है, ये शरपसंदों का टोला आगे बढ़ता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है लोग उसके अंदर शामिल होते हैं और फिर सबसे पहले ये अस्करी प्लाज़ा के ऊपर हमला करते हैं क्योंकि उसके नाम के साथ अस्करी लिखा हुआ है, लिहाजा वो अस्करी प्लाज़ा के ऊपर अटैक करते हैं। और इमरान खान साहब का ये मानना है कि वहाँ पर मौजूद शख्स के पास वो वीडियो मौजूद है जो इस पूरे वाक़े की कलई खोल के रख सकती है। बहुत बड़ा दावा किया है इमरान खान साहब ने। और अगर इमरान खान साहब के पास वाक़तन ये वीडियो मौजूद है जहाँ पर इमरान खान साहब इस बात की निशानदही कर सकते हैं कि अस्करी प्लाज़ा को जलाने वालों में इनका जमात का कोई कारकुन मौजूद नहीं था, वो मौजूदा हुकूमत के ईमा पर वो लोग आए थे, वो किसी एजेंसी के लोग थे, तब इमरान खान साहब को उन तमाम लोगों की जो वीडियो है उसको सर्कल करके इसी JIT के सामने भी पेश करनी चाहिए। और इसी तरीके से जो YouTube के ऊपर इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर कौम के नाम खिताब फरमाते हैं, उसी खिताब के अंदर इस वीडियो को भी जारी करना चाहिए ताकि कानून नाफज करने वाले इदारे
सच और झूठ का जो है नतारा कर सकें और बता सकें कि ये लोग जिनको इमरान खान साहब मुख्तलिफ एजेंसियों से वाबस्ता, ख़ास तौर पर ISI से वाबस्ता अफराद करार देते हैं, इनकी हकीकत कहाँ पर है और क्या ये वाक़तन जो एजेंसियों के पैरोकार हैं। इस तरह की चीज़ सामने आने के बाद हालात और वाक़यात की सच्चाई का तयन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ऐसी ही वीडियो को बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से इमरान खान साहब ने इस बात का दावा किया था कि जनाब 50 बंदे जो हैं इस 9 मई के वाक़यात में वो जान से गए हैं इमरान खान साहब की, जिनका ताल्लुक़ था जमात के साथ। और फिर इमरान खान साहब ने इस बात का भी ऐलान किया हुआ है कि 30,000 से ज़ायद कारकुनान इमरान खान साहब के इस वक्त भी लापता हैं और वो मुख्तलिफ़ इदारों की तहवील में हैं। सबूत पूछें तो सबूत कोई नहीं है। 50 लोग जान से गए ख़ुद इमरान खान साहब के ऐलान के मुताबिक। 50 के बाद वो 35 पे आए, 35 के बाद वो 30 पे आए, 30 के बाद वो 25 पे आए, 25 के बाद अब वो 18 पर आ गए हैं। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब से उन 18 लोगों के कवायफ तलब करेंगे तो इमरान खान साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। अब दूसरा सवाल इस सारे सिनेरियो के अंदर ये डेवलप होता है कि मौजूदा हालात में मेजर जनरल फैसल नसीर साहब पर एक मरतबा फिर अटैक करना और इमरान खान साहब का उनको एक मरतबा फिर मुबैना तौर पर कातिल साबित करने से की वजूहात क्या हैं और क्या इमरान खान साहब एक मरतबा फिर पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई नया नैरेटिव डेवलप करने के चक्कर में है। और अगर हमको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर हमें फिर चंद रोज़ पहले तक जाना पड़ेगा, जहां पर शाहीन सबाई साहब के एक ट्वीट ने बहुत सारी चीज़ों की कलई खोली थी और एक जो मुबैना इमरान खान साहब का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसको बेनकाब किया था, इस बात का इजहार करते हुए कि जनाब जनरल अयूब के ऊपर कातलाना हमला हुआ तो जनरल अयूब मेज़ के नीचे छुप गए थे और उस एक हमले ने जनरल अयूब के रोब व दबदबे का ख़ात्मा कर दिया था। तो इसकी मुराद, इस मिसाल देने की मुराद ये ली गई थी कि जनरल असद मुनीर साहब मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर भी कोई ना कोई अटैक हो सकता है। और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के ऊपर इस कैंपेन का आगाज़ हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इसकी मज़म्मत करना पड़ी और इदारों को भी इस बात का नोटिस लेना पड़ा। अब ये जो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के हवाले से जो एक नई ये सिचुएशन डेवलप हुई है उसकी वजह भी शाहीन सबाई साहब का ही एक ट्वीट है, जिसके अंदर शाहीन सबाई साहब इस बात का इजहार करते हैं कि ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं अक्टूबर या नवंबर के अंदर, इनको मैनिपुलेट करने के लिए मुख्तलिफ अफसरान की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और उनको ये बात कही गई है कि माजी में यानी 2018 में जिस तरह से उन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए थे नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए, मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार से आउट करने रखने के लिए, बिल्कुल वैसे ही इस मरतबा भी उन्होंने यही खदमात सर अंजाम देनी है। लेकिन इस मरतबा इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर रखना है। और शाहीन सबाई साहब की जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं ये किसी से ढकी छुपी नहीं हैं कि वो इमरान खान साहब के ये जो नैरेटिव बिल्डिंग कैंपेन के सबसे हरावल दस्ते में शामिल हैं। उनकी ट्वीट्स के ज़रिए ही बहुत सारे कामों का आगाज़ होता है। वो आ जाते हैं, फिर मुईद पीरज़ादा आ जाते हैं, फिर जनाब क्या नाम लेते हैं आदिल राजा और इस तरह के दीगर कैरेक्टर्स मैदान अमल में कूद पड़ते हैं और ये नैरेटिव बिल्डिंग के अमल का आगाज़ हो जाता है। इस ट्वीट के अंदर जहां पर उन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि 2018 में नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से बाहर रखना उस ग्रेट गेम का हिस्सा था जिसके नतीजे में इमरान खान को इक़्तिदार में लाना था, तो इस एतराफ़ में इस बात का एतराफ़ भी पोशीदा है कि 2018 के इलेक्शंस रिग्ड थे, क्योंकि शाहीन सबाई ने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया कि उन्हीं अफसरों को दोबारा इलेक्शन रिग्ड करने के लिए ड्यूटी असाइन कर दी गई है। तो इसका मतलब यह है कि अगर माजी में इलेक्शंस रिग्ड हुए थे इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए, तो इस मरतबा इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए इलेक्शंस में धांधली का प्लान है। और अगर ये धांधली की जा रही है तो उन्हीं फाइल्स की बुनियाद पर की जा रही होगी जो माजी में तैयार की गई, और उन तमाम फाइल्स की निगरानी इस वक्त कर रहे हैं मेजर जनरल फैसल नसीर। लिहाजा मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के ऊपर हमला तो बनता है। और उसके साथ साथ वो एक आईफोन 13 प्रो मैक्स जो चोरी हुआ है चकवाल से नजफ हमीद साहब की रिहाइश गाह पर, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ असरात आएंगे, क्योंकि उस टेलीफोन के नतीजे में, उस चोरी के नतीजे में अगर वो हकीकी मानों में चोरी हुआ है तो फिर तो कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। लेकिन अगर
جس طرف فنگرز پوائنٹ کی جا رہی ہیں 3 مہینے تک، اگر تو یہ موبائل فون ان کے پاس موجود ہے، پھر عمران خان صاحب کی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے خلاف کی جانے والی تنقید اور بیان کیے جانے والے بیانیے کی حقیقت کو سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بہت ساری نئی چیزیں ان کے خلاف آنے جا رہی ہیں، تو اس سے پہلے کہ کوئی حملہ کرے میں خود حملہ کر دیتا ہوں، اور یہی عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے جس کے اوپر ان کی پوری پالیٹکس بیس کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے اگر کل والے خطاب کا اگر آپ جائزہ لیں اور جے آئی ٹی کے اندر ان کی حاضری کو دیکھیں، تو بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب اس سمپل سوال کا جواب دیتے کہ جب پی ٹی آئی کارکنان نے ملک بھر میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے تو وقت، اہداف اور طریقہ کار ایک جیسا کیوں تھا، عمران خان صاحب کو اس سوال کا بھی جواب اسی گریس کے ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ سوال تو عمران خان صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ اقتدار زیادہ عزیز تھا یا ملک کی معیشت؟ اقتدار چھوڑتے وقت آپ نے کیوں کر پاکستان کی معیشت کے لیے بارودی سرنگیں لگائیں؟ سوال یہ بھی عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ طے پانے والی ڈیل کو سبوتاج کرنے کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کو شوکت ترین کے ذریعے احکامات کیوں بھجوائے گئے اور خطوط آئی ایم ایف کو کیوں لکھوائے گئے؟ کیا یہ ریاست کے خلاف سازش نہیں تھی؟ عمران خان صاحب سے سوال اس بات پہ بھی پوچھنا چاہیے کہ اقتدار سے ہٹنے کے بعد عمران خان صاحب نے جو مسلسل تقاریر کر کے پاکستان کی عوام کو، خاص طور پر پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کی فوج کے خلاف کھڑا کیا، جس کا نتیجہ ہم نے 9 مئی کو دیکھا، اس کا ذمہ داری عمران خان صاحب کسی اور کے اوپر کس طرح فکس کر سکتے ہیں؟ اور جو خطاب جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کل خطاب کیا، اس خطاب سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر پاکستان کے عوام کو اپنی ممکنہ گرفتاری، اپنی ممکنہ نااہلی، اپنی ممکنہ سیاست سے بے دخلی پر ایک مرتبہ پھر کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے نوجوانوں کو ایک مرتبہ پھر پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف لا کر کھڑا کریں، اور اسی کے لیے یہ ساری کی ساری نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کے نشانے کی زد پر ہیں۔ لیکن سوال ہے کہ کیا اس مرتبہ پاکستان کی ریاست عمران خان صاحب کے اس منصوبے کو جو وہ ایک نیا آپریشن پلان کر رہے ہیں پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف، اس میں ان کو کامیاب ہونے دیں گے یا نہیں؟ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔